Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं अब हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास आता है। ये हमारे पास वीडियो लेक्चर नंबर 1 है स्ट्रेट लाइंस का। स्ट्रेट लाइंस के टॉपिक एक बहुत वास्ट टॉपिक आता है। जब मैं नस साइड के ऊपर देखता हूँ या आईबीएस साइड के ऊपर हम देखते हैं या कराची यूनिवर्सिटी साइड पे देख रहे होते हैं या एनईडी साइड पे देखते हैं तो टॉपिक बेतहाशा इंपॉर्टेंट, हर साल 1 या 2 एमसीक्यू इससे लाजमी आते हैं। मगर ना सिर्फ बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक बल्कि बेतहाशा इजी टॉपिक भी। मगर ये इजी उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट सही हैं। अगर किसी बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। पहले क्लियर कर देता हूँ स्ट्रेट लाइंस को, मगर इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत सी चीजें क्लियर सारी की सारी इसमें इंशाल्लाह हो रही होंगी। जब हम स्ट्रेट लाइन का नाम हमारे जहन में आता है तो बेटा हमारे जहन में कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। यार ये वो स्लोप वाला टॉपिक है, यार ये वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाला टॉपिक है, यार वो मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड, यार वो इंटरनल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट्स, यार वो एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट, यार वो वर्टेक्स से लाइन निकलेगी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी या फिर 90 डिग्री ब्रेक करेगी। यार क्या होता है? तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। सबसे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कॉल है ना, घबराना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप मेरे चैनल के ऊपर आए तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के निकलेंगे। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, हमारे जहन में एक नंबर ऑफ चीजें आती हैं। हमारे जहन के अंदर बिलीव मी स्लोप्स भी आते हैं, हमारे जहन के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी आ रही होती हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमारे जहन के अंदर 10,000 चीजें आ रही होती हैं। इंटरनल बाइसेक्टिंग के फॉर्मुलाज देख रहे होते हैं जहन में, सेंट्रॉइड इन सेंटर की चीजें जहन में आ रही होती हैं, एल्टीट्यूड जहन में आ रहा होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन के फॉर्मुलाज जहन में आने लग जाते हैं कि यार स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है तो कुछ भी पूछ सकता है। बिल्कुल पूछ सकता है, मगर हम बारी बारी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स की तरह ही एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मगर उस बच्चे के लिए बहुत इजी टॉपिक है जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट बने हुए। जिसके नहीं बने हुए वो इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर से बेसिक कॉन्सेप्ट बना के निकलेगा, मैं उसकी गारंटी उसको लाजमी देता हूँ। अब जब हम स्ट्रेट लाइन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में जुमला आता है, स्ट्रेट लाइन किस पर्टिकुलर मैथ्स की ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, तो भाई ये एनालिटिकल ज्योमेट्री से बिलोंग कर रहा होता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में एक ऐसी ज्योमेट्री को कह रहे होते हैं ब्रांच, ये मैथमेटिक्स की बेसिकली वो ब्रांच है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये बेसिकली वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बेसिकली ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, उसको एल्जेब्रिकली ट्रीट कर रहे हैं। यानी कि हम फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, मगर उन्हें एल्जेब्रिकली ट्रीट करते हैं। तो ऐसी ज्योमेट्री जिसे हम एल्जेब्रिकली ट्रीट कर रहे हो, एल्जेब्रा के अंदर ट्रीट कर रहे हो, एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है। इसका एक और नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है। मैं एक पत्ते से पत्ते को चला के चलने की याद रखता हूँ, मैं एक बात से दूसरी बात निकालने की याद रखता हूँ। तो अगर मैं एक बात करूँ उसके पीछे कोई रीजन है बेटा, तो मैंने क्या कहा, एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है, स्ट्रेट लाइन किसी ब्रांच के अंदर हमारे पास आता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर। और एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर ना सिर्फ ज्योमेट्री को डील करते हैं बल्कि एल्जेब्रिकली डील कर रहे होते हैं। तो इसका एक और नाम क्या मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब लफ्ज आ गया कोऑर्डिनेट, जो कि आज की इस पहली वीडियो का हमारा मगज होगा, जुज होगा, यानी कि मेन टॉपिक होगा। भाई थोड़ी सी उर्दू बोल लेता हूं। तो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 आता है किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। अच्छा, दो बातें बेटा हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं नॉर्मली। अगर मैं इस टॉपिक के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, काइंडली मुझे करेक्ट करने में लग जाना। 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास आ रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अनदर वन इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर ये तो इतना मुश्किल नाम आपने लिख दिया, सर ये क्या हो गया? बेटा ये इंटर वाले जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं सबने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं समझाऊंगा तो याद आ जाएगा कहाँ पे पढ़ा हुआ है। और पोलर कोऑर्डिनेट भी कहीं ना कभी हम सिंध वाले बेचारे पढ़ रहे होते हैं, इंटरमीडिएट वाले, मगर नॉर्मली ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाले जो बच्चे होंगे वो तो नॉर्मली पढ़ ही रहे होते हैं। तो नस साइड के ऊपर टॉपिक पोलर कोऑर्डिनेट का ज्यादा आ रहा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले तो हम बच्चे देख ही रहे होते हैं। मगर एनईडी के अंदर 3 से 4 साल के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो केयू साइड पे भी आ सकते हैं और फास्ट साइड और जीआई के साइड पे तो आते ही आते हैं भाई ये। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले तो हमें पता हो जो है क्या चीज। कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट हम कहते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को या पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को बेसिकली
बताने के लिए, समझाने के लिए जो हम उसके ज्योग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली पॉइंट्स लेंगे ना, वो पॉइंट बेसिकली क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। हमारे पास नॉर्मली 3 तरह के पॉइंट्स आ रहे होते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का पॉइंट। यानी कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझाना है, ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, ये इधर एक्स पे लाई कर रहा होगा, इधर वाई पे कर रहा होगा, इधर जेड पे कर रहा होगा, या फिर एक्स एक्सिस के प्लेन के ऊपर होगा, वाई एक्सिस के प्लेन के ऊपर होगा, जेड एक्सिस के प्लेन के ऊपर होगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो इसकी डायरेक्शन को बताए कि ये इधर एक्स एक्सिस के प्लेन के ऊपर है, वाई एक्सिस के प्लेन के ऊपर है, या फिर जेड एक्सिस के प्लेन के ऊपर है, वो होता है कोऑर्डिनेट। अब 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास दुनिया में आ रहे होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इतना मुश्किल नाम लिख दिया, क्या है, कुछ भी नहीं है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि एक्स वाई की फॉर्म में हो। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि सिंपल एक्स वाई की फॉर्म में हो भाई। 3,4, 4,2, 6,7, -2, -3, जो कि बचपन से लेकर आज तक ये देहातों और सिंध की किताबों के अंदर पढ़ते हुए, इंटरमीडिएट की किताबों के अंदर बेटा मतलब ये है। बाकी अच्छे जो ओ लेवल्स के स्कूल वाले होंगे भाई, वो इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं कि एक्स कॉमा वाई क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, बात एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि आपका पॉइंट क्या है, 3,2 के ऊपर है, तो 3 क्या होगा आपका एक्स का पॉइंट और 2 क्या होगा आपका वाई का पॉइंट। सिंपल, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी मुश्किल नहीं होता। क्या होता है, एक्स कॉमा वाई को हम क्या कह रहे होते हैं, एक्स कॉमा वाई वाले सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर एक आते हैं, यानी कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दुनिया के अंदर हम नॉर्मली बेचारे बच्चे एक्स और वाई के नाम से चीजों को जान रहे होते हैं, मगर एक्स का दुनिया में एक नाम और होता है, जिसकी वजह से ये अक्सर पेशतर पूछा जा रहा होता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। एक्स का एक और नाम क्या होता है, एब्सिसा। इस नाम को आपने अब जिंदगी में हमेशा याद रखना है। एक्स का एक और नाम क्या होता है, एब्सिसा। और दुनिया में वाई का एक और नाम भी मेरा बेटा होता है, ये क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो एक्स और वाई, हमारे पास 2 चीजें होती है, यानी कि एक्स एक्सिस के रेफरेंस का प्लेन और वाई एक्सिस वाला प्लेन, तो एक्स और वाई बन गया। तो एक्स के पॉइंट का एक और नाम क्या होता है, एब्सिसा, और वाई के पॉइंट का एक और नाम क्या होता है मेरा बेटा, ऑर्डिनेट। और एक्स और वाई को मिला के हम क्या कहते हैं, या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर सिंपल कोऑर्डिनेट भी से बहुत बार पढ़ रहे होते हैं। एक्स और वाई को मिला के हम बहुत बार ना सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, बल्कि इसे सिंपल कोऑर्डिनेट भी कह देते हैं। तो आज के बाद आपको 2 बातें याद रहेंगी। पहली बात, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला कौन सा होता है, कार्टेशियन, दूसरा कौन सा होता है, पोलर। कार्टेशियन कौन सा होता है, सिंपल एक्स वाई वाला, जो आज तक ग्राफ प्लॉट करते हुए आ रहे थे ना, वो 5,2 -1,2 एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला, यानी कि सिंपल जो आज तक करते हुए आ रहे थे, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट भी समझते हैं। तो मैंने क्या इंपॉर्टेंट बात बताई, एक्स का एक और नाम क्या होता है, एब्सिसा, और वाई का एक और नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। वैसे सेकेंडरी किताब के अंदर एक्सरसाइज 2.1 के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन एब्सिसा और ऑर्डिनेट करके आए हुए हैं। तो इतना आपको माशाल्लाह से सेकेंडरी के अंदर आके थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी इंटर वालों ने, आप पे रहम खा के। तो एक्स का एक और नाम क्या होता है, एब्सिसा, और वाई का एक और नाम क्या होता है मेरा बेटा, ऑर्डिनेट। अच्छा, अब आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर। पोलर कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल एक्स वाई की तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है, मगर यहां पे हमारे पास 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, आर और थीटा। ये आर और थीटा, जिस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स वाई 2 फैक्टर्स होते हैं ना, कि हम एक्स वाई के जरिए अपनी लोकेशन डिफाइन कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, कि मुझे फॉर एग्जांपल ये कहा गया है कि मेरे जो ग्राफ के ऊपर लाइन है इस पॉइंट के ऊपर है, तो ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, जाहिर सी बात है। तो इसके पास कौन सी वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू। मतलब मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3,0। तो ये 3,0 क्या है, 3 क्या है, ये एक्स की वैल्यू, और 0 क्या है, वाई की वैल्यू। तो ये बेसिकली मैंने किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3,0 लिखा है यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। अगर आप में से किसी को मेरी बात समझ में है, थोड़ा सा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन और कर देता हूं। आप ये देखिए, मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन ग्राफ के ऊपर फॉर एग्जांपल यहां से कट करते हुए कोई लाइन जा रही है, कोई भी लाइन है, आप कोई भी लाइन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका जो पॉइंट यहां पर है ना, यहां वाले पॉइंट की वैल्यू आ रही है 2,4। यहाँ हमारे पॉइंट की क्या वैल्यू है, 2,4। ये 2,4 जो बचपन से लेकर आज तक हम बड़े मजे से लिखते हुए आते थे ना, ये बेसिकली होता क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे होते हैं हम। ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 4। वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 4, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो ये 2 और 4 क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हमारे पास बेसिकली पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सिस्टम होता है। मगर हमारे पास देन दुनिया में एक तरह का सिस्टम और होता है, जो कि नॉर्मली बेचारे सिंध बोर्ड के बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, ओ लेवल्स वाले पढ़ रहे होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स और वाई का फैक्टर नहीं होता। अगर मुझे कोई लाइन या कोई लोकेशन यहाँ पे लोकेट करवानी है, तो यहाँ पे जो फैक्टर यूज होगा वो आर थीटा का होता है। आर सम कॉज हम रेडियस सम कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं, और थीटा एंगल होता है। यानी कि ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंथ और एंगल के रेफरेंस के अंदर बात कर रहा होता है। आइए समझते हैं, अभी समझेंगे, टेंशन लेनी भाई। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा इज कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर सिंपल एक्स और वाई की बात हो रही होती है, पोलर के अंदर क्या बात हो रही होती है, आर और थीटा की। इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसला नहीं होगा भाई, मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है
एक पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर 5,π/4। ये 5 किस चीज की वैल्यू है? ये आर की यानी कि रेडियस की वैल्यू या फिर लेंथ की वैल्यू है। आर को आप रेडियस कह लो या लेंथ कह लो, बात एक ही है। ये आर किसकी वैल्यू है? 5 की। और थीटा की वैल्यू क्या है? रेडियन के अंदर π/4। रेडियन के अंदर π/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा आपका एंगल ज्यादातर किसमें होगा? रेडियन फॉर्म के अंदर होगा। तो ये बेसिकली जो पॉइंट हमने यहां पे लिखा, ये किसी पॉइंट को रेफरेंस कर रहा है, ये किसी पॉइंट को लोकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है जिसको लोकेट कर रहा है, मगर क्या बता रहा है कि 5 की लेंथ के ऊपर और किस एंगल के ऊपर मौजूद है? π/4 यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे मौजूद है। तो ये पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, जिस तरह हम एक्स और वाई को डोनेट कर रहे होते हैं ना आज तक के 3,4 2,2 -3,2 ग्राफ के ऊपर, और हम बड़े मजे से कर रहे होते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था भाई ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमें पता नहीं था, बस हमें रट्टे लगवा दिए थे हमारी ट्यूशन वाली बाजियों ने। सबसे ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स का बिगाड़ा जो करती हैं और खराब करती हैं, ये हमारे गली मोहल्लों में बैठे वाली ट्यूशन वाली बाजियां होती हैं। तो काइंडली 500 रुपया देके इनसे पढ़ने मत जाया करो भाई। मैं अक्सर बेशतर इसकी तनकीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। ये ट्यूशन वाली बाजियां जो है ना, कॉन्सेप्ट्स की जो है ना, सारे बजा के रख देती हैं। तो हमें आज तक पढ़ाया जाता था ये 3,4 जो किसी ग्राफ के ऊपर होता है, कोई भी पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, इस पॉइंट को जो शो किया जा रहा है वो बेसिकली किस में किया जा रहा है? कार्टेशियन के अंदर। सेम गोस फॉर हियर के पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आप आर और थीटा के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। आर बेसिकली लेंथ होती है और थीटा क्या होता है? आपके पास एंगल होता है। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की लेंथ क्या है उस वक्त पर, उस वक्त का एंगल क्या बन रहा है, ये इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट को इजीली डिफाइन कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे नजदीक। अच्छा, हमारे पास होता क्या है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर? एक चीज होती है आर और एक चीज होती है थीटा। जिस तरह मैंने वहां पे बताया कि एक्स का एक और नाम क्या होता है कार्टेशियन के अंदर? एब्सिसा। और वाई का एक और नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। ये जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कार्टेशियन के अंदर एक्स और वाई जो आपको मिल रहा होता है, इसके अंदर एक्स का एक और नाम क्या होता है? एब्सिसा। और वाई का एक और नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। सेम गोस फॉर हियर। यहां पे आपके पास आर और थीटा के डिफरेंट नेम्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं मेरा बेटा। क्या होते हैं? आर का एक नाम होता है आप हमारे पास लेंथ ऑफ द डिवाइडेड लाइन सेगमेंट, ऑफ द डिवाइडेड लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन के ऊपर जिस पॉइंट की लेंथ आप, ये जो पॉइंट वहां पे डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरी लाइन थी, इस लाइन के ऊपर अगर ये मेरा ये पॉइंट यहां मौजूद है, यहां से यहां तक की लेंथ, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट तक की लेंथ जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक की लेंथ आ क्या होती है? आर। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसको आप रेडियस कह लो, इसको आप एल लेंथ कह लो, बात एक ही है। थीटा क्या होता है हमारे पास? एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। थीटा क्या होता है हमारे पास? हमेशा एंगल फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल उस पर्टिकुलर लाइन तक का। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस से इस लाइन तक का एंगल, ये कुछ भी हो सकता है। अभी डिफरेंट क्वेश्चन देखो, समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। थीटा क्या होता है? एंगल फ्रॉम दी एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे तो एंगल मेरे ख्याल में बन ही नहीं रहा होगा, ये तो इस पॉइंट के ऊपर है। ऐसा नहीं होता। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से दिए, पहले क्लियर कर रहा हूँ। थीटा क्या होता है? एंगल फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। सही है। तो यहां पे हमारे पास बेसिकली हमने पहला मेजर काम क्या समझ लिया कि एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है। देन हमने क्या समझा? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कितने तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं? दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हम आज तक करते हुए आ रहे थे, एक्स वाई वाले सिंपल पॉइंट्स। फिर हमने क्या चीज समझी? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? आर थीटा के इसमें पॉइंट होते हैं। तो आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कार्टेशियन के अंदर आपके पास जो लोकेशन जाहिर करने के लिए पॉइंट्स होते हैं, कौन से होते हैं? एक्स और वाई। और एक्स का एक और नाम क्या होता है? एब्सिसा। वाई का एक और नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। और एक्स और वाई को मिला के हम क्या कह रहे होते हैं? कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए अगर मैं एक्स और वाई के बजाय आर थीटा के फैक्टर को यूज कर रहा हूं, तो ऐसा पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पे हमारे पास आर क्या होता है? रेडियस या फिर लेंथ, लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसकी। और थीटा क्या होता है? एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सिंपल, इसको एंगल भी आप कह लेंगे तो मसला नहीं है। अब बहुत बार एग्जाम के अंदर रिलेशन के टाइप के न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं। अभी हम इसके और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। मगर बहुत बार क्या होता है मेरा बेटा, हमारे पास रिलेशन, यानी कि आपको एक वैल्यू गिवन होती है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर और आपसे मांगी हुई होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का आंसर, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और क्या मांगा होगा? पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे दिया जाए, सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा, मैं आपको अभी समझाता हूं। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे दिया जाए और आपसे क्या मांगा जाए? रिक्वायर्ड हो आर थीटा का पॉइंट, यानी कि एग्जामिनर क्या चालाकी कर रहा है? आपको पॉइंट किसका दे रहा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, यानी कि एक्स वाई का, और आपसे मांगता क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट। या फिर आपको पॉइंट दे देता है पोलर कोऑर्डिनेट का और आपसे चालाकी करके क्या मांग लेता है? फाइनल आंसर के अंदर एक्स वाई, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट।
तो क्या सर इनके दरमियान कोई रिलेशन बन सकता है? तो आइए जरा चेक करते हैं क्या रिलेशन होता है। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, कार्टेशियन वर्सेस पोलर कोऑर्डिनेट का रिलेशन, यानी कि वो पर्टिकुलर क्या रिलेशन है अगर हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए कि हमें वैल्यू गिवन हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, मैं इसको सीसीएस से रिप्रेजेंट कर देता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हमसे रिक्वायर्ड क्या हो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एग्जाम में चलाकी करता है नस साइड के ऊपर, एनईडी साइड के ऊपर, आईबीएस साइड के ऊपर या फिर केयू साइड के ऊपर, इस टाइप के क्वेश्चन बेतहाशा आते हैं बेटा। जब नस की बात कर दी तो ऑब्वियसली गुलाम इसाक खान वैसे ही आ गई होंगे, दोनों का पेपर पैटर्न एक ही तरह का बन रहा होता है, अच्छी हैवी यूनिवर्सिटी जीआई के भी, तो उसको भी वही कंसिडर खुद ही कर लेना। तो हमारे पास जब अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर होता क्या है, बहुत बार इसके ऊपर बेतहाशा एमसीक्यूज पूछे भी होते हैं कि भैया बताओ कि अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर और आंसर आपसे मांग लूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, कैसे कन्वर्ट करोगे? या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर और रिक्वायर्ड के अंदर आपसे क्या मांग लिया जाए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो क्या वो पर्टिकुलर रिलेशन है जिसके जरिए मैं कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर जा सकता हूं? क्या वो रिलेशन है कि अगर मुझे कार्टेशियन की वैल्यू गिवन होगी तो मैं उसके जरिए उसमें किसको कन्वर्ट कर सकता हूं, पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर? तो अगर आइए देख लेते हैं केस नंबर 1। मैंने इसको हमेशा केसेस में पढ़ाने की याद रखता हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे स्टूडेंट को हर चीज समझ में आए इंशाल्लाह, तो मैंने इसको अपने नोट्स के जरिए बहुत तरीके समझा रहा हूं। केस नंबर 1 आता है मेरे पास कि अगर मुझे पोलर पॉइंट यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वैल्यू गिवन हो और मांगी भी किसमें हो, कार्टेशियन पॉइंट मांगा हुआ हो, तब क्या फॉर्मुलाज होंगे। फॉर्मुलाज मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि इंशाल्लाह इसको न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अच्छा, अगर मुझे किसमें गिवन है, पोलर पॉइंट, यानी कि मुझे पोलर पॉइंट गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, तो मैं किस तरीके से कार्टेशियन पॉइंट की वैल्यू निकाल सकता हूं? बहुत ही सिंपल सा मेरा बेटा फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो x का पॉइंट कैसे आएगा, आर कॉस थीटा, और अगर y की वैल्यू निकालनी होगी तो y का पॉइंट कैसा आएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर आर थीटा गिवन है, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट का पॉइंट यानी कि आर थीटा गिवन होगा, तो सिंपल तरीके से मैं इन दो फॉर्मुलाज को यूज करते हुए x और y का पॉइंट यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर लिया करूंगा। तो बेटा अगर मुझे कभी भी क्वेश्चन के अंदर पोलर पॉइंट या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हुआ करेगा, तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया करेंगे, इन फॉर्मुलाज के जरिए, यानी कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। जाहिर सी बात है क्वेश्चन के अंदर हमें आर और थीटा गिवन होगा तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से दो फॉर्मुलाज को यूज करते हुए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के x और y के पॉइंट्स को फाइंड कर लिया करेंगे इजीली। सर समझ में नहीं समझ में आया तो आओ बेटा एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बेटा मेरे पास एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ रहा है। मैं अपने लेक्चर के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स देता हूँ सारी की सारी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर से मुंसलिक होती है, पहले रिपीट कर देता हूँ हमेशा हर दफा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है 1,π/4 और मुझसे एक और पॉइंट x,y मांगा हुआ है। क्वेश्चन देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि जो पहला पॉइंट मुझे गिवन है ना, ये आर थीटा का गिवन है, यानी कि मुझे क्या चीज गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, और मुझसे मांगा हुआ क्या है, x,y की वैल्यू, यानी कि मुझसे मांगी भी क्या किस टर्म के अंदर वैल्यू है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो मुझे साफ दिख गया कि भैया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। मैंने आपको अभी बताया कभी भी पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाना हो तो दो फॉर्मुलास को यूज करेंगे। अच्छा, ये जो मुझे पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे लिख दूं, क्या गिवन है 1,π/4, और पॉइंट क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेरे पास बेटा आर थीटा। तो ये वन क्या चीज गिवन है, आर की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, π/4। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, π/4। तो मुझे क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू। हमने दो फॉर्मुलास पढ़े बेटा, बिल्कुल पढ़े सर। कौन से फॉर्मुलास थे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा 1, और कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/4। अच्छा, अब कैलकुलेटर तो आपको अलाउ नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन से डिग्री के अंदर, π/4 को मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे मेरा बेटा, 180/π से, तो क्या आंसर आएगा 45 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू cos 45। अगर आपने अभी तक मेरी कैलकुलेटर के बगैर एंगल्स निकालने वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाकर पहले उसे वॉच करें, क्योंकि नस्ट के अंदर, आईबीए के अंदर और कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर और जीआई के साइट के ऊपर आपके कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ये एनईडी वाले मम्मी डैडी बच्चों के मजे होते हैं कि उनके कैलकुलेटर अलाउ होता है, हर चीज सॉल्व कर रहे होते हैं। आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउ, आपको मैथ्स आनी चाहिए। एनईडी वाले तभी जाहिल होते हैं, उन्हें मैथ्स नहीं आती होती है, पहले क्लियर कर देता हूं। वो इंटीग्रेशन भी माशाल्लाह से कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी बेसिक मैथ इंप्रूव करना चाहते हो तो काइंडली आपको तमाम की तमाम बेसिक मैथ आनी चाहिए। मैं खुद एनईडीएन हूं, बट स्टिल मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि बच्चा एप्टीट्यूड के लिए कैलकुलेटर का यूज करे। तो आपको cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने समझाई भी है किस तरीके से कैलकुलेटर के बगैर
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, cos 45 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 1/√2 के बराबर होता है। मैंने प्रॉपर समझाया है किस तरीके से ये होता है। अच्छा, फिर हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। r की वैल्यू मेरा बेटा क्या आ रही है 1, और थीटा के अंदर अगेन क्या आ जाएगा π/4। तो बेटा मेरा बेटा क्या होती है π/4 की वैल्यू, अभी मैंने कहा इसको डिग्री, जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा sin 45। और इत्तेफाक की बात पता है क्या है, sin 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। तो आपके पास बेसिकली एक्स वाई का क्या पॉइंट आ रहा होगा मेरा बेटा, क्या आ रहा होगा 1/√2, 1/√2 तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वैल्यू गिवन थी और हमसे कहा हुआ था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर वैल्यू को फाइंड करके निकालना है। हमने सिंपल तरीके से कुछ भी मुश्किल काम नहीं करा, सिंपल तरीके से क्या करा भैया, इसको इसके अपने ओरिजिनल फॉर्मूले से कंपेयर करवाया, आर की वैल्यू निकाली, थीटा की निकाली, सिंपल तरीके से पोलर इनटू जो कार्टेशियन का रिलेशन होता है उस फॉर्मूले को यूज करा, एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली और सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मैं अगेन कहूंगा कैलकुलेटर के बगैर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर अच्छे बनो तो भाई एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो कि कैलकुलेटर के बगैर बहुत से फंक्शंस कर सके। मैंने खुद जिंदगी में हमेशा कैलकुलेटर को यूज करा है, बट मैं सिर्फ प्रेफर करता हूं कैलकुलेटर के बगैर करने के ऊपर। अब हमारे पास बेटा सेकंड केस आता है। सेकंड केस क्या होता है कि अगर कभी आपको कार्टेशियन पॉइंट गिवन हो, यानी कि x, y, px, y क्या गिवन हो, कार्टेशियन पॉइंट, और कार्टेशियन पॉइंट को हमें क्या करना पड़ जाए, कन्वर्ट करना पड़ जाए, किसमें कन्वर्ट करना पड़ जाए, पोलर पॉइंट के अंदर। तब क्या करेंगे, तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा रिलेशन अप्लाई करेंगे, आओ उसको समझ लेते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कभी भी हमें क्या करना पड़ जाए, कार्टेशियन पॉइंट को मेरा बेटा पोलर पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तब जिस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे होते हैं उनमें से पहला फॉर्मूला क्या होता है, आओ देखते हैं। अच्छा, पहली चीज तो मुझे बताओ आपको कौन सी वैल्यू गिवन है, आपको कार्टेशियन पॉइंट अगर गिवन हो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कभी भी हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू गिवन है और उसे हमें किस में कन्वर्ट करना हो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो जाहिर सी बात है हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी और हमें निकालनी क्या होगी, आर और थीटा की वैल्यू। ऐसा ही है ना मेरा बेटा, अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई की वैल्यू गिवन और हमें पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आंसर फाइंड करना यानी कि आर थीटा की वैल्यू को निकालना हो, तो आर के लिए मेरा बेटा क्या फॉर्मूला बन जाता है, आर के लिए फॉर्मूला बनता है √x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और थीटा के लिए फॉर्मूला बन जाता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। क्या बन जाता है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। अच्छा बेटा, मैंने क्या कहा, कभी भी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वैल्यू गिवन है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करनी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, r की वैल्यू फाइंड क्या करेंगे √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के जरिए, और थीटा की वैल्यू फाइंड क्या करेंगे टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x के जरिए। अब जाहिर सी बात है मुझसे पढ़ने तो इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई पास पेपर का क्वेश्चन लाजमी एज एन एग्जांपल शो जरूर करूंगा। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, ये ऑब्वियसली मेरे ख्याल में एनईटी के पेपर में आया हुआ था। आपको यह देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे दी, क्या वैल्यू दे रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट की p1, √3, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू दे रहा है, और क्या मांगी हुई है, पोलर कोऑर्डिनेट। ये वो जो टर्म मुझे देखते ही साफ तौर पे दिख रही है, चूंकि सिंपल टर्म्स गिवन है दोनों, पहली वाली टर्म भी सिंपल है, दूसरी वाली टर्म भी सिंपल, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स और वाई है, और मुझे पता है कि एक्स और वाई क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फाइंड करने को क्या कह रहा है, पी आर थीटा। साफ तौर पे दिख रहा है पी आर थीटा क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होगा पी आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कार्टेशियन से किस में जाना है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। अच्छा, हमें क्या पॉइंट क्या गिवन है बेटा, 1, √3। तो अगर मैं इसको कंपेयर करवा दूं इसके ओरिजिनल पॉइंट यानी कि x, y से, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है 1, और y की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा √3। y की वैल्यू क्या आ रही होगी √3। अच्छा, फाइंड क्या करना है आपको, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, अगर मैं आपसे ये भी पूछूं जल्दी से, r थीटा, यानी कि हमें r और थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो r के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या होता है r के लिए फॉर्मूला मेरा बेटा, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अच्छा मेरा बेटा, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, तो मेरा बेटा √3 का स्क्वायर क्या होगा, जब मैं √3 के ऊपर स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल क्या बनेगा, सिंपल 3 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 + 3 4, तो √4 की मेरा बेटा क्या वैल्यू आती है 2, तो यानी कि आपके पास r की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा 2, r की क्या वैल्यू आ रही होगी 2। अब क्या निकालना है, सेकंड चीज थीटा। थीटा के लिए हमें फॉर्मूला क्या गिवन है मेरा बेटा, टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। यहां पे y की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा √3, और x की क्या वैल्यू आ रही है 1। अब सर ये थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
√3 डिवाइडेड बाय 1 सर कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो टेंजेंट इनवर्स आ गया सर, कैलकुलेटर के बगैर तो आ ही नहीं सकता था ये क्वेश्चन, तभी तो एनईटी में आया हुआ है। जी नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नस्ट के पेपर और आईबीए के या फिर जीआईके में भी आ सकता है। बहुत ही आसान होता है एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना। अगेन ये भी मैंने सिखाया हुआ है, बहुत ट्रिक के साथ सिखाया हुआ है, तो काइंडली वो वीडियो जाके व्यू कर लिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स के मेरे पोर्शन के अंदर मौजूद होगी, तो बहुत ही बेसिक ट्रिक है। टेंजेंट इनवर्स √3 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 60 डिग्री के। किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के। मगर यहां पे हम डायरेक्टली पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर 60 डिग्री नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर थीटा होता है, कौन सा होता है, रेडियन के अंदर हमेशा लेंगे हम हमेशा। तो ये भी जो हमारे पास आंसर आया थीटा का, किसमें आया, डिग्री की फॉर्म में। तो डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं मेरा बेटा, डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 1 6 2 3 18 और 0 0 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 3। क्या आ जाएगा, पाई बाय 3। तो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर क्या पॉइंट मिल रहा होगा, आर थीटा का, ये हमें मिल रहा होगा पी आर थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या आई 2 और थीटा की वैल्यू क्या आई मेरा बेटा, पाई बाय 3। थीटा की क्या वैल्यू आ गई, पाई बाय 3। कैसे आई सर, सिंपल तरीके से बेटा, टेंजेंट इनवर्स के अंदर y डिवाइड बाय x, y की जो वैल्यू निकली थी वो डाली, जो x की वैल्यू गिवन थी वो डाली, तो थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स √3 की क्या वैल्यू होती है, 60 डिग्री। मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर थीटा यहाँ पे गिवन होता है, कभी भी डिग्री में नहीं होता, किसमें होता है, रेडियन के अंदर। तो हमने क्या करा, इसको सिंपल रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। सर कैसे कन्वर्ट कर दिया, 60 सिंपल से बेटा, डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, पाई बाय 180 के साथ, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। और सिंपल तरीके से हमारा क्या आंसर आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर, 2 पाई बाय 3। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। आइए अब जरा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अच्छा बेटा, अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला का टॉपिक आता है। अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फॉर्मूला डिफरेंट होता है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, और पोलर कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जो इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे, आप लोगों ने बात नहीं पढ़ी हुई, आप लोगों ने सिंपल सा इंटरमीडिएट में एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और मैं 100% श्योर हूं कि आप में से 99% बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा उसका पूरा नाम क्या होता है। बल्कि हो सकता है आपने इंटरमीडिएट में 2 तरह डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे। यस, एक एक्सरसाइज 3.2 में आता है पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, वो हम आगे चल के सारा डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन के जब फर्दर चौथी 5वीं वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करूंगा। स्ट्रेट लाइन एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरा बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक है, पहले रिपीट कर देता हूं, इससे बेताशा एमसीक्यूज आते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इससे हर साल दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड एग्जाम होगा, जीआरई तक का एग्जाम होगा, कम से कम इससे 1 से 2 एमसीक्यू लाजमी आएंगे। चाहे आप आईबीएस साइड पे चले जाओ, स्लोप्स वाले फॉर्मुलाज आ रहे होते हैं, इक्वेशंस के भी सिंपल के आ जाते हैं, नस साइड, एनईडी साइड, केयू साइड, जीआई के साइड आ जाओ, मैं गारंटी दे सकता हूं कोई भी उनका किसी को पास पेपर उठा के चेक कर लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे स्ट्रेट लाइन से कोई एमसीक्यूज ना है। इसके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन का टॉपिक है, इसमें स्लोप का टॉपिक है, इसमें इंटरनल बाइसेक्टर का, इन सेंटर का, सेंट्रॉइड का, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फॉर्मूला, पोलर डिस्टेंस फॉर्मूला, देयर नंबर ऑफ टॉपिक्स। तो हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी होती है बेसिकली। तो आप में से जो इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे उनको ये नहीं पता होगा जो उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा था उसका पूरा नाम क्या होता है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपने जो अपने इंटर के जमाने में बेटा एप्टीट्यूड, इंटर के जमाने में जो आपने सिंध की किताब के अंदर, सिंध बोर्ड की किताब के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो कौन सा होता है, वो ये वाला होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका पूरा नाम क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या, ये तो एक्स वाई नहीं होता, तो बिल्कुल बेटा एक्स वाई होता है, तभी तो ये फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला है। अच्छा सर डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है वैसे, तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट अपनी आपकी कोरोना की नजर हो गई है या किसी और वजह से आप नहीं पढ़ पाए किसी प्रॉपर से, तो एप्टीट्यूड के लेक्चर लेने के लिए आए हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ऊपर से कोई बात करता हूं, मैं बिल्कुल आसान सा समझाने की कोशिश करता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास एक लाइन गिवन है, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, x1 और y1, यानी कि एंड पॉइंट्स, क्या मौजूद है, एंड पॉइंट्स। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के अगर दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, तो जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा उसका एक नाम है ये, और दूसरा नाम होता है एंड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मुझे कोई भी लाइन गिवन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन है, कोई भी रोड है, कोई सड़क है, कोई चीज है, कोई प्लेन सरफेस है, मुझे उसका डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके एंडिंग के पॉइंट्स लूंगा, एक पॉइंट को कहूंगा x1 y1, दूसरे पॉइंट को कहूंगा x2 y2, और फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का एक और नाम क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते क्या है, x और y, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं वो x y के आ रहे होते हैं, यानी कि x1 x2 y1 y2, तो इसलिए इसका एक और नाम क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मगर इसका मशहूर
मशहूर जमाना नाम जिससे इंटरमीडिएट का बच्चा वाकिफ होता है वो क्या होता है, एंड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि अगर दो एंड के पॉइंट्स गिवन हो उनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। सर क्या डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे आसान टॉपिक के न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज पेपर में कभी आए? तो बेटा बिल्कुल आए। मैं दो एमसीक्यूज निकाल के लेकर आया, एक आईबीए का और एक नस्ट का। केयू साइड पे ऑब्वियसली आ रहे थे, ऐसा नहीं केयू एनईटी साइड को ऊपर नहीं आ रहे थे, ऑब्वियसली आ रहे थे, बट पास्ट पेपर्स के अंदर मैंने अच्छे एमसीक्यू जो फाइंड करे वो एक आईबीए का फाइंड करा जो कि ये वाला है। क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ लाइन जॉइनिंग a, b एंड 2a, 3b इन टर्म्स ऑफ ab विल बी। बहुत ही मासूमियत से उसने बात करी है। क्या बात करी है और समझते हैं। कहता है कि तुम्हारे पास दो पॉइंट्स और क्या निकालो, लेंथ निकालो। लेंथ का बेटा मतलब डिस्टेंस ही होता है। अगर बेसिक इंग्लिश हमारी है, क्या लेंथ का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, डिस्टेंस ही होता है। तो मासूमियत के साथ मुझे एग्जामिनर दो पॉइंट्स दे रहा है, एक पॉइंट देता है a, b और दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, 2a, 3b। पहले पॉइंट को हमेशा हम क्या कहते हैं, x1 y1। दूसरे पॉइंट को हमेशा हम क्या कहते हैं, x2 y2। तो भैया मुझसे क्या कह रहे हैं, लेंथ मालूम करो। लेंथ का मतलब अल्लाह के बंदो क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है। लेंथ का मतलब और क्या है, तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, अगर मैं आपकी आसानी के लिए एक बार यहां पे लिख दूं, ऑल्दो ऊपर लिखा हुआ है मुझे भी पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास मेरा बेटा, x2 क्या है 2a, x2 क्या है हमारे पास 2a माइनस फॉर्मूले का x1 क्या है, सिंपल a का होल स्क्वायर फिर प्लस का साइन, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 3b, y2 की वैल्यू क्या है 3b माइनस का साइन, y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा b, y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा b। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की d की क्या वैल्यू आ रही होगी, 2a माइनस का a कितना होता है, सिंपल a। 2a माइनस a का मतलब क्या हुआ, सिंपल a का स्क्वायर। फिर 3b माइनस b कितना होता है मेरा बेटा, 3b माइनस b क्या हो गया, 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर। तो मेरे पास सिंपल तरीके डिस्टेंस फॉर्मूला की क्या वैल्यू आ रही होगी, a का स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। क्या क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सबसे आसान क्वेश्चन। क्या कहता है, लेंथ निकाल के बताओ दो पॉइंट्स के दरमियान की। लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। सबसे पहले तो अपने जहन में क्लियर कर लेते हैं। और दोनों पॉइंट्स आपको सिंपल एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल पॉइंट है। सिंपल पॉइंट है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का या फिर नॉर्मल एंड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पहले पॉइंट को हमेशा हम क्या कहते हैं, x1 y1। दूसरे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हमेशा x2 y2। सिंपल तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर की वैल्यू आ जाएगी। आइए बेटा अब जरा डिस्टेंस फॉर्मूला एक और तरह के भी पढ़ लेते हैं। कभी भी अगर आपको एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हों मगर वो पॉइंट सिंपल ना हो, क्या हो, r1 θ1 और दूसरा पॉइंट क्या हो, r2 θ2। यानी कि अगर हमें कभी भी दो पॉइंट्स तो गिवन है अगेन, मगर ये कौन से पॉइंट है, ये पोलर कोऑर्डिनेट के पॉइंट है। तो कभी भी अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दे दिए जाए और ऐसे पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालने दे दिया जाए, तो अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दी पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स की पहचान क्या है, उनके पॉइंट्स में थीटा आ रहा होगा यानी कि एंगल आ रहा होगा, आसान सी बात है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, r1 θ1, दूसरा पॉइंट क्या, r2 θ2। यानी कि कभी भी अगर हमें कभी भी ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने दे दिया जाए जो कि बेसिकली क्या चीजें हैं बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस का 2r1 r2 कॉस, फिर क्या है सर, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, ये पूरा का पूरा अंडर रूट है। क्या हमारे पास फॉर्मूला आता है, अगर कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान निकालने दे दिया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस का r2 स्क्वायर माइनस का 2r1 इंटू r2 cos θ1 माइनस का cos θ2, cos θ1 माइनस का cos θ2। इसको बल्कि अब ये कर लेंगे, θ2 माइनस θ1 कर ले, ज्यादा बेहतर है। cos θ2 माइनस का θ1
अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर कभी भी हमें एक लाइन के ऊपर अगेन 2 पॉइंट्स गिवन है, मगर ये पॉइंट्स कैसे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट के, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाए तो बच्चा कंफ्यूज का शिकार हो जाता है। सर ये क्या दे दिया सर, ये तो एंगल वाले आ गए। तो मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके अंदर मैंने पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करा कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन क्या होता है, रिलेशंस पढ़े हम लोगों ने, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। नस्ट के अंदर, एनईटी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आए हैं, केयू के अंदर भी आए हैं, तो काइंडली तरीके से देखें। कभी भी 2 क्वेश्चन यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर हमसे कह दिया जाए उनको डिस्टेंस निकालने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करना है। अब सर बात को एग्जांपल समझेंगे, बिल्कुल एग्जांपल समझेंगे। अब मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट 2, π/4 एंड 4, 3/4। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि π/4 और 3/4 यानी कि एंगल्स आ रहे हैं, तो किस चीज के पॉइंट है, पोलर कोऑर्डिनेट। बच्चा शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे सर पता क्या चलेगा पोलर कोऑर्डिनेट कौन सा और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो अल्लाह के बंदो पॉइंट देखते अंदाजा हो रहा है, π/4 ये y की वैल्यू थोड़ी होगी, ये एंगल गिवन है ना, पाई आ गया तो रेडियन के अंदर एंगल गिवन है। तो पहले पॉइंट को तमीज से उतार दो, क्या हो गया 2, π/4। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है 4, 3/4, उसको एक बार तमीज से उतार दो। पहले वाला वैल्यू क्या होगी आपके पास हमेशा r1 θ1, दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास r2 θ2। क्लियर है मेरा बेटा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इंशाल्लाह। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, अभी मैंने लिखवाया, अगर दोबारा से लिख देते तो मसला थोड़ी है भाई। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस का 2r1 r2 cos θ2 माइनस का θ1। क्लियर है भाई, सिंपल तरीके से वैल्यू डालते हैं। d एज इट इज यहां पर मेरा बेटा क्या होगा, d एज इट इज यहां पर r1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस r2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस का 2r1 क्या है 2 और r2 क्या है अगेन 4, इंटू कॉस θ2 माइनस θ1, θ2 क्या है 3π/4 और θ1 की वैल्यू क्या गिवन है π/4, तो थीटा माइनस क्या हो जाएगा 3 cos 3π/4 माइनस का π/4। अच्छा भाई, d इज इक्वल टू अगेन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और माइनस का 2 2 जार 4 और 4 4 जार 16, 2 2 जार 4 और 4 4 जार क्या हो जाएगा भाई 2 जार 4 16, और यहां पे क्या हो जाएगा 3π/4 में से माइनस का π/4 करिए आप लोग। अच्छा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहली बात तो ये कि आपको या तो अपना 3π/4 माइनस π/4 करेंगे तो क्या आ रहा होगा हमारे पास सिंपल π/4 और नहीं सॉरी हम यहाँ पे रेडियन में क्यों रख रहे हैं भाई, इसको पहले रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना, पहले रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, हम डायरेक्टली रेडियन में थोड़ी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारी जो अभी थीटा में किसमें गिवन है रेडियन में गिवन है, तो ऑब्वियसली रेडियन से इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, दोनों डिग्रीज को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 3π/4 को जो हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर डिग्री के अंदर, तो क्या आ रहा होगा 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/π, आई गेस ये आना चाहिए 135 डिग्री, और π/4 तो होता ही क्या है 45 डिग्री होता है π/4, तो 135 माइनस 45 यहां पर आएगा, यहां पर क्या आएगा cos 135 माइनस का 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 135 माइनस 45 डिग्री कितना होता है 135 डिवाइड बाय 45, आई गेस ये आ रहा होगा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos 90 की मेरा बेटा क्या वैल्यू होती है cos 90 की, आई गेस cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 4 + 16 कितना हो गया √20, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो सिंपल आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही होगी √20 को फर्दर कैसे सॉल्व कर रहे होंगे उसको तरीका बता देता हूं, मगर यहां तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा क्लियर कर देता हूं, मेरी तरफ से गलती हो गई थी उसको दोबारा क्लियर कर देता हूं। भाई ये सिंपल सा मुझे क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है इसका डिस्टेंस निकालो, दोनों के दोनों पॉइंट जो मुझे गिवन है कैसे गिवन है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, पहला वाला पॉइंट क्या बन जाएगा r1 θ1, दूसरा वाला पॉइंट क्या बन जाएगा r2 θ2। मेरे जहन से निकल गया था क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर का बगैर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो भैया फिर क्या होगा हम अपने कैलकुलेटर को रेडियन में थोड़ी कन्वर्ट कर रहे होंगे, हमें अपने एंगल्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री के अंदर। सिंपल तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला प्लॉट कर देंगे, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r1 का गिवन है 2, r2 का गिवन है 4, तो r1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और फिर 2r1 r2 यानी कि 2 फॉर्मूले का r1 की वैल्यू 2 r2 की वैल्यू 4, और फिर क्या होता है cos θ2 माइनस का θ1,
θ2 और θ1 चूंकि रेडियन में गिवन है तो पहले इनको आप डिग्री में कन्वर्ट करके यहां पे प्लॉट करेंगे। पहले क्लियर कर देता हूं, इनको आप डिग्री में प्लॉट करके करेंगे क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू डिग्रीज की पता है, रेडियन की पता नहीं है, तो मेरे जहन से वो निकल गया था इसलिए। तो हमने क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करके डायरेक्टली वैल्यू डालेंगे। θ2 की वैल्यू क्या आ रही होगी, 3π/4 की वैल्यू 135 डिग्री, और θ1 की वैल्यू यानी कि π/4 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के। तो 135 माइनस 45 कर देंगे तो cos 90 आ जाएगा, और cos 90 किसके बराबर होता है, मशहूर जमाना 0 के बराबर होता है। तो 0 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 0 आ जाएगा। और 4 + 16 किसके बराबर आएगा, सिंपल √20 के। तो √20 को और फर्दर सॉल्व करना पड़ जाए, एक इसका आंसर ये आ सकता है कि डी की वैल्यू आ गई √20 यूनिट्स, या फिर √20 को फर्दर सॉल्व करना पड़ जाए। तो मेरा बेटा मैंने अगेन बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर स्क्वायर रूट निकालना आप तमाम लोगों को सिखाया है। कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं मेरा बेटा, बहुत ही आसान ट्रिक है स्क्वायर रूट निकालने की। क्या होती है, √x + -5 इज इक्वल टू √ प्लस या माइनस 2 y डिवाइडेड बाय 2√x। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, √20 का रूट्स। अगेन कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक अपने मैथफ्लिक्स के ऊपर प्रोवाइड करी हुई है। तो कभी भी √20 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। 20 से करीब 3 परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आ रहा होता है, 16 आ रहा होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 16 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 16, प्लस का साइन, y की वैल्यू क्या आ रही होगी, बचने वाले 4 आ जाएंगे, 2 अगेन x में क्या आएगा, 16 का 16। सिंपल तरीके से मेरे पास 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो तकरीबन कितनी आ रही होगी, अल्लाह भला करे, क्या 4 का स्क्वायर होता है ना, सही है, 1/2। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी 4 + ½ यानी कि 4.5 आ रही होगी। √20 का आंसर क्या आ रहा होगा, 4.5। तो एक ऑप्शन आपके पास 4.5 यूनिट्स का मौजूद होगा, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं है, मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कभी भी अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना हो, किसके ऊपर बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, यानी कि हमें दो ऐसे पॉइंट्स गिवन हो जिनके अंदर क्या आ रहा होगा, एंगल। तो कौन से होते हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स के होते हैं। अगर हमें उनके दरमियान का डिस्टेंस कभी भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला प्लॉट करके। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला, r1 का स्क्वायर + r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 * cos θ2 माइनस का θ1। तो भैया मुझे दोनों पॉइंट्स गिवन है, पहला वाला पॉइंट क्या होगा, r1 θ1, दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, r2 θ2। सही है ना, इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले को प्लॉट करना है। r1 के अंदर r1 की वैल्यू, r2 के अंदर r2 की वैल्यू, और θ1 और θ2 के बारे में दोबारा इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, चूंकि यहाँ पे π/4 पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर थीटा मिल रहा होता है आपको, नॉर्मली रेडियन के अंदर होता है। तो हम किसी भी वर्किंग के लिए जो सॉल्व कर रहे होंगे तो उसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने का उसके जरिए आंसर निकालेंगे। आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, √20। तो √20 हो सकता है ऑप्शन में ना गिवन हो, बल्कि इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन हो। तो स्क्वायर रूट टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैंने अपनी वीडियो बनाकर डाली हुई है बेसिक मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर, बट स्टिल मैंने यहां पे भी करना सिखा दिया। कैसे करते हैं उसको ब्रेक करते हैं, √x + -5 ये फॉर्मूला होता है, √x + -5 इक्वल टू √x प्लस या माइनस y डिवाइड बाय 2√x। अगेन ये सिर्फ 5 मिनट की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको काइंडली जाके बेसिक मैथ्स के पोर्शन में देख लीजिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्योंकि नस्ट के अंदर IBS साइड के ऊपर और कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। एनईटी वाले बच्चे फ्लेक्स मार सकते हैं, हम लोग फ्लेक्स नहीं मार सकते। जो अच्छा बच्चा होता है उससे बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। अगेन रिपीट कर देता हूं, तो सिंपल तरीके से हमने इसको स्क्वायर रूट के फॉर्मूला मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई, शॉर्ट ट्रिक में डालने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ रही होगी, 4.5। तो 4.5 बेसिकली इस क्वेश्चन का हमारे पास नॉर्मली आंसर आना चाहिए। आई डोंट थिंक कि अब कोई मसला होगा इंशाल्लाह। तो क्लियर है बेटा, यहां पे हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है, जो कि किसके ऊपर था, मेनली कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर था, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर था। कोऑर्डिनेट सिस्टम कितनी तरह के होते हैं ये पढ़ा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हमने इस बात को सीखा। फिर हमने क्या सीखा, क्या रिलेशन होता है कार्टेशियन से पोलर में जाने के लिए, पोलर से कार्टेशियन में जाने के लिए, इस बात को सीखा। देन हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा कार्टेशियन का भी, और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा पोलर कोऑर्डिनेट का भी, दोनों की एग्जांपल भी सॉल्व करी। आई गेस इंशाल्लाह आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आता है, काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं आपने कहां से सीखा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी लेवल तक आपके बहुत काम आने वाला है इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह, यहाँ पे अपनी वीडियो लेक्चर इस्तेमाल करता हूँ। आई गेस जिंदगी रही, सेहत रही, जरूर आपसे कभी मुलाकात हो सके, और मेरी दुआ है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हैं उसमें जा सकें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, हाशिम साइनिंग ऑफ।